Hello, my dear students. We will discuss the HSE board question paper solution in detail, which will help you. And we are intentionally releasing it after the board exams are over so that it doesn't disturb the next exam. And it's always an advice from us. वह एग्ज़ाम लिख के आ गया उसके बाद उसका सॉल्यूशन मत चेक करो क्योंकि दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द नेक्स्ट डे. ये आप अभी ने एनी एग्जाम यू टॉक अबाउट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम. दिस इज मैथमेटिक्स ऑफ द HSE बोर्ड. स्टार्ट करते हैं हम द सेक्शन नंबर 1. दे आर सेइंग 1 मार्क क्वेश्चन है. P ही इज इंटेलिजेंट, Q ही इज स्ट्रॉन्ग. सिंबॉलिक. इट इज रॉन्ग. इट इज रॉन्ग मतलब negation. That he is intelligent or strong. Intelligent is P or is V, Q. That is option number C. Next में चलते हैं. That is अब question number B. क्या बोला है यहाँ पर? Integration of x plus 1 upon x the whole cube dx is equal to what? तो क्या कर देना है? a plus b the whole cube का फॉर्म लगा दो. a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. क्या कर देना है भाई? इसका सेपरेशन कर दो. तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू 4 अपॉन 4. इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका हो जाएगा, this will become minus. So obviously so plus this will be 3 into 1 upon x है तो log mod x हो जाएगा plus this is x raised to minus 3 ना, तो क्या हो जाएगा? It will be minus 2 into x raised to minus 2. So obviously that will match your option number B. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. This is integration of root x upon root x plus 9 minus x dx. ये कौन सा फॉर्मेट है? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, where we do it as integration of a to b f of a minus x dx. ये फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो इसका एक शॉर्टकट था तुम्हारे पास. माइनस बी अपॉन b माइनस a अपॉन 2. दिस इज योर a, दिस इज योर b. तो 7 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज 5/2 इज योर ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट में चलते हैं. द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये क्या हो गया सर? ये पैराबोला हो गया. इज अ पैराबोला ऑफ टाइप 3 पैराबोला है तो उसका हमने डायग्राम ड्रॉ किया है सामने. तो कर्व ऐसा रहेगा एंड आपका इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है. ये शेडेड रीजन है मतलब इट इज नॉट बाउंडेड बाय your y-axis. तो obviously double the area होगा. So it will be 2 integration 0 to 4 x dy. तो 2 integration 0 to 4 root y dy. सॉल्व कर दो तो आपको आ जाएगा 2 into 2/3 4 raised to 3/2. उसको सॉल्व कर दो 2 into 2 into 8. That will become 32/3. That is your option number A. नेक्स्ट में चलते हैं. सर हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. उसके लिए इक्वेशन कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? सर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. तो अपना dy बाई डी एक्स तो इधर है, पी वाई इसके साथ कंपेयर कर लो तो 1 अपॉन एक्स. तो तुम्हारा p का वैल्यू क्या होगा सर? 1 अपॉन एक्स होगा. So it will be e raised to integration of 1 upon x dx, which will be e raised to log x, which will be equal to x. So integrating factor is x, which is your option number D. नेक्स्ट में चलते हैं. सर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है. A is a matrix, K एक कांस्टेंट है. They are saying K into matrix A raised to का ट्रांसपोज should be equal to K into transpose of A. तो हमने एग्जाम्पल ले लिया है. सर ए का मैट्रिक्स 1 2 3 4 के हो जाएगा के 2k 3k 4k. तो के ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कराएंगे के 2k 3k एंड 4k हो जाएगा. फिर ए का ट्रांसपोज करा देते हैं. ए का ट्रांसपोज कराओ और उसका बाद में के के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सेम आंसर आएगा. तो द आंसर इज ट्रू. क्लियर ऑन इट. तो नेक्स्ट में चलते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ log x dx पूछा है x log x प्लस x dx. सर इट इज u into v. u is equal to log x, v is equal to 1.
तो आप u का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या था, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस, बेटा माइनस है और यहां पर आ गया प्लस, वो भी क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्मॉल इंटीग्रेशन 1 dx विच इज x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, x कैंसिल हो जाता है, मतलब प्लस तो होगा ही नहीं, वो जो कनेक्टिंग माइनस है माइनस ही रहेगा, ये लोग बोल रहे हैं प्लस है, तो इट इज अ फॉल्स आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स bx plus ay, bx plus ay is equal to ab is d square y by dx square is equal to 0। सर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है सर, तो हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आता है क्या, यस मैंने नीचे सॉल्यूशन लिखा है आपके लिए, bx का डेरिवेटिव b हो जाएगा, ay का a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, फिर आप क्या कर दो और एक बार डेरिवेटिव कर दो, उससे पहले माइनस बी अपॉन ए कर देंगे आप, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, तो 0 आ गया मतलब आंसर हो गया ट्रू, सो इट इज ट्रू आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं सर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या लिखा है, द एवरेज रेवेन्यू आर ए इज 50 and the elasticity nu is 5, marginal revenue rm is 40। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, rm is equal to ra into 1 minus 1 upon nu, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 50 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5, 50 इंटू 4 बाई 5 हो जाएगा 40। नेक्स्ट में चलते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना टाइप है, ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो वो अगर अपना फॉर्मेट में आ गया तो अपना एफ ऑफ एक्स कौन बनेगा सर, 1 अपॉन एक्स बनेगा, उसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो आंसर विल बी ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो व्हाट इज माय एफ ऑफ एक्स, 1 बाय एक्स, तो आंसर हो जाएगा ई रेज टू एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोला है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड एफ ऑफ 0 इज माइनस 1, दे वांट एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स है, डेरिवेटिव को निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 5 का इंटीग्रेशन करेंगे 5x हो जाएगा प्लस सी, एक्स का वैल्यू 0 डाल दो तो आपको सी का वैल्यू आ जाएगा -1, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, आपका जो इक्वेशन है वो बन जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x माइनस 1, दैट इज द फंक्शन दैट विल बी डिराइव्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं सर, राइट द कॉन्वर्स, कॉन्वर्स इज नथिंग बट क्यू बाई पी, अगर मेरा ओरिजिनल सेंटेंस है p implication q, तो कॉन्वर्स विल बी q implication p, इनवर्स विल बी नेगेशन ऑफ p implication negation of q, कॉन्ट्रापोजिटिव विल बी नेगेशन ऑफ q implication negation of p। और क्या बोला है, व्हाट इज माय क्वेश्चन, इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर, p let p be triangle is equilateral, let q be triangle is equiangular, तो सेंटेंस बना दीजिए, पहला सेंटेंस हो जाएगा, if the triangle is equiangular then it is equilateral, inverse के लिए हो जाएगा, if the triangle is not equilateral then it is not equiangular, contrapositive के लिए हो जाएगा, if the triangle is not equiangular then the triangle is not equilateral। clear till here? अच्छा फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेट्राइजेस का क्वेश्चन है, सिंपल इजी वाला है, 5 into 1 मैट्रिक्स माइनस अनदर मैट्रिक्स, द ब्रैकेट क्लोज टू 1 का दूसरा मैट्रिक्स है, आपको दिया x माइनस 1 y प्लस 1 एंड 2z, एक्स वाई जेड का को वैल्यू ढूंढना है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे सर, पहला हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 5 0 5 5 0 5 5 माइनस, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, फिर क्या कर देना है सर, माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको 2 1 से प्रोडक्ट कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको इक्वेट कर दो, x माइनस 1 वाई प्लस 1 एंड 2 z के साथ, आपको x y और z का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर ऑन इट? तो हम ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, सो दैट आप रेफर कर सकते हो, ये देख लीजिए, पहला स्टेप हो गया, फिर उसके बाद हमने माइनस करवाया दोनों को, तो माइनस कराने के बाद ये आंसर आया, फिर इनका प्रोडक्ट करवाया, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, यस वेरी मच पॉसिबल,
तो -2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, हमने प्रोडक्ट करवाया तो 0 6 10 आया, उसको कंपेयर कर दो x माइनस 1 के साथ, y प्लस 1 के साथ और 2z के साथ, तो आपको x y और z का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर ऑन इट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the next question we are having here? So it is on integration. What does that say? Let I is equal to integration of 1 upon x into x raised to 6 minus 1, x raised to 6 minus 1. ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो इसमें क्या करने का रहता है? What will be doing here? What you have to do is 1 upon x into x raised to 6 है। तो very obviously या सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो है x, इसको बनाना पड़ेगा x रेज टू 6। तो क्या कर देंगे, वी कैन पुट t इज इक्वल टू x रेज टू 6। टिपिकल फॉर्मेट क्वेश्चन है जो हमने क्लास में भी किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय x रेज टू 5। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा x रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 6 इंटू x रेज टू 6 प्लस 1। आप इसमें डाल दो पुट t इज इक्वल टू x रेज टू 6, डेरिवेटिव कर दो x रेज टू 5 आ जाएगा, तो x रेज टू 5 dx का वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देख लो स्टेप किया है मैंने यहाँ पर। तो देखिए पहला मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, फिर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, देन we have got the equation in this form 1 by 6 integration, न्यूमरेटर को मॉडिफाई कर दिया डिनोमिनेटर के हिसाब से एंड सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 1 upon 6 log mod x raised to 6 upon x raised to 6 plus 1. That's the last step. After you're done, we resubstitute t का वैल्यू as x raised to 6 करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर ऑन इट? तो आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द इंटीग्रेशन पार्ट? देख लो, दे आर सेइंग solve the following equation by method of inversion। by method of inversion 3 इक्वेशन दिया हुआ है और solve मतलब आपको x, y और z के वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, will as usual we'll make one matrix with the coefficient of x, y, z, we'll make another matrix that is equal to x, y, z, and the third matrix will be equal to the right side constants 1, 8 and 1, and we are supposed to solve it by method of inversion। मतलब इनवर्स ढूंढना पड़ेगा, ए इनवर्स ढूंढेंगे। ऐसा ढूंढेंगे सर, वॉट एवर इज इजी, एडजॉइंट मेथड बिकम्स फास्टर। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा सर, ax is equal to b हमारा इक्वेशन है, तो we have to do it by method of inversion, so we'll say pre multiply by a inverse। so they are saying a inverse into ax is equal to a inverse into b, so this will become ix is equal to a inverse b, that is x is equal to a inverse b, इक्वेशन नंबर 1। आप a इनवर्स ढूंढ लो एडजॉइंट मेथड से, उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारा x इज नथिंग बट एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स है, सॉल्व कर दो, आपको x, y और z के वैल्यू मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ, तो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड डू इट। क्लियर? चलो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2b का 1। देखिए सेम स्टेप किया है हमने यहाँ पर, तो यू गॉट इट, एडजॉइंट मेथड। तो उसमें क्या चेक किया, सबसे पहला डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट फॉर -40 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड हमने M11 M12 सारे ढूंढ लिए। वंस वी फाइंड दैट M11 M12 फाइंड आउट कर लो सारे स्टेप्स, देन विल गेट द so M11 M12 M13 M21 M22 23 31 32 33, and you'll get that step। So
M23, M31, M32, M33 सारे के values ढूंढ लिए. Then we find the cofactor of each of the element. How do you get it? Aij is equal to -1 into -1 raised to I plus j into mij. हमने वो तो शॉर्टकट आपको मालूम है, that first will be positive, negative, positive, negative, वो वाला फैक्टर से हमने कर दिया शॉर्टकट से. जो वैल्यूज़ है फर्स्ट तो प्लस रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा, वो टाइप से हमने शॉर्टकट से कर दिया. उसको फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में डाल दिया, दैट इज को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए. देन इसका ट्रांसपोज करेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा. देन योर ए इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. फिर हमने क्या कर दिया, ए इनवर्स एक्स बी सारे को इक्वेशन 1 में डाल दिया. व्हाट वाज आवर इक्वेशन 1? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी. व्हाट वाज आवर इक्वेशन? उसमें हमने डाल दिया इसका वैल्यूज, तो वी हैव पुट इट इन दैट. सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स के वैल्यू, ए इनवर्स का वैल्यू, बी का वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड. फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 1, 2 and 1. That is the final answer. I hope you are clear on it. We have done the detailed solution so that it is easy for you to check, refer whenever you want. Clear? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सर क्या पूछा है नेक्स्ट में? They are asking you find MPC, that is marginal propensity to consume, MPS, APC, APS, application of derivatives का question है. If the expenditure EC of a person with income I is given, बहुत easy question है, क्लास में भी काफ़ी बार बोला है, important है, तो ध्यान से देख लीजिए. और अभी हमने रिवीजन किया, वहाँ पर भी डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी कुछ. तो EC का जो इक्वेशन दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 1000. सबसे पहला क्या ढूंढना है सर हमको? सबसे पहला MPC ढूंढना है सर. तो MPC ढूंढेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो MPC के लिए आप डेरिवेटिव कर दीजिए. किसका डेरिवेटिव कर दीजिए? d by di ऑफ EC का डेरिवेटिव कर दो. सो यू विल गेट द आंसर 0.0006i प्लस 0.075. अब इसमें MPC आ गया, इसमें I का वैल्यू डाल दो 1000, तो आपको 1000 वैल्यू डाल दो तो आपको MPC मिल जाएगा. देन हाउ डू यू गेट MPS? इक्वेशन है हमारे पास, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. उसमें से MPC मालूम है, आपको बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा MPS. फिर क्या करना है? APC ढूंढना है. हाउ डू यू गेट APC? EC डिवाइड बाय I कर दो, इसे डिवाइड कर दो तो 0.0003 I plus 0.075 will be the APC. इसमें I का वैल्यू 1000 डाल दीजिए. Once you put 1000 you will get APC, and once you get APC then again we have the equation APC plus APS is equal to 1. So APC मालूम है, उसमें APC मालूम है, APS मिल जाएगा आपको. Are you clear on it? That is how we do it. I'll show that question to you with the solution so that it is easy for you to compare and visualize what we discussed. तो देखिए सेम किया हमने. तो MPC का जो वैल्यू है 0.675 आया है, तो 1 माइनस कराएंगे तो MPS आ गया. देन APS का वैल्यू जो है, APC का वैल्यू जो है, यू हैव गॉट इट एज 0.375. उसका बैलेंसिंग फिगर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.625. क्लियर ऑन इट? चलो, दैट फिनिशेस द क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ये तो आपको देखते ही पता चलेगा, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है. एंड मिडिल टर्म दिया हुआ है खास करके, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है, मिडिल टर्म है, तो वी फाइंड आउट द लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. सो हाफ इंटू 6 द होल स्क्वायर, दैट विल बी 9. हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x
+9 -9 +5 dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x + 3 द होल स्क्वायर -4 दैट विल बी 2 स्क्वायर dx। ये कौन सा फॉर्म में आ गया सर? 1/x² - a² के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला आपको मालूम है 1/2a log mod x - a/x + a + c विल बी द आंसर ऑफ इट। देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है सर। फाइनल आंसर स्टेप तो हमने बात कर लिया। So how does the solution look like? If you see here, same step we have done. So 1/x² - a² सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा I = 1/4 log of 9/7। क्लियर है? चलो, that is a detailed solution of it when once you solve it। या चलो आगे बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 से हियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दे आर सेइंग फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y = x⁻x + a⁻x। तो कैसा करेंगे हम डेरिवेटिव? तो इफ यू see here clearly, dy/dx डेरिवेटिव ऑफ x⁻x तो डायरेक्टली नहीं होगा बिकॉज इट इज फंक्शन रेज टू फंक्शन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ a⁻x हो जाएगा a⁻x into log a, your equation number 1। then you say u = x⁻x। कैसा सॉल्व करोगे? you will take log on both side, so log u = log x⁻x, so log u is x log x। बाद में डेरिवेटिव कर दीजिए तो आपको डेरिवेटिव ऑफ x⁻x आ जाएगा, उसको आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए तो आपको अपना आंसर आ जाएगा ऑफ dy/dx। क्लियर है? I'll show you the solution here so that you can easily visualize what we discussed। देखिए स्टेप 1 कर दिया, फिर सब्स्टिट्यूट किया हमने, फिर डेरिवेटिव ऑफ x⁻x ढूंढा एंड डेरिवेटिव ऑफ x⁻x comes to डेरिवेटिव ऑफ x⁻x comes to x⁻x into 1 + log x। इसको हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो आपको अपना dy/dx मिल जाएगा x⁻x into 1 + log x plus a⁻x into log a। that will be the final answer। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए का सेकेंड पार्ट, व्हाट दे आर आस्किंग अस टू डू, चेक कर लेते हैं क्या बोला है। देखो, find the area of the region bounded by the parabola y² = 25 and the line x = 5। अभी ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा है, यहाँ पर भी पूछा है लोग ने। सो y² = 25x, मतलब ये कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन हो गया? द टाइप 1 हो गया। इट इज बाउंडेड बाय द लाइन x = 5। तो x = 5 यहाँ पर है, x = 0 है, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। और आपको किसका इक्वेशन एरिया ढूंढना है? दिस इज द शेडेड पोर्शन जिसका एरिया ढूंढना है। तो पूरा करना है तो डबल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई f of x dx बराबर है। तो हम हमारा इक्वेशन जो है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 integration of 0 to 5 y dx, that will be equal to integration of 0 to 5 pi root dx। सॉल्व कर दीजिए, आपको अपना आंसर आ जाएगा। लेट अस सी द डिटेल सॉल्यूशन। ये इसका बेसिक आंसर था कि क्या स्टेप्स फॉलो करना है आपको, देन विल मूव ऑन टू द डिटेल्ड वन। तो देख लीजिए, सेम तरीके से हमने डायग्राम ड्रॉ किया है एंड टू इंटीग्रेशन, बिकॉज पूरा डबल करना है तो आप आंसर आ जाएगा 100√5 upon 3 square units, that is the area of the shaded region। clear on it? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। the next question say here, the next question is on find the differential equation by eliminating the arbitrary constant। ऊपर भी एक क्वेश्चन सेम था, eliminating the arbitrary constant।
यहाँ पर देख लीजिए क्या है, y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 3x प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस 3x, मतलब 2 बार डेरिवेटिव कर दीजिए। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स, ए विल रिमेन सेम, ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव ई रेस टू 3x इंटू 3 प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 3x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस 3। फिर क्या करना है सर, और एक बार डेरिवेटिव करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, 3a इंटू ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 3x इंटू 3 प्लस b, दैट इज यू विल से माइनस 3b इंटू ई रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू माइनस 3x इंटू माइनस 3, दिस विल बिकम 9a ई रेस टू x प्लस 9b ई रेस टू माइनस 3x, 9 कॉमन, e raised to 3x plus b e raised to minus 3x will be equal to y. That will be the differential equation. Are we clear on that? तो ये तो हमने यहाँ ही सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ट्रूथ टेबल एंड वेरीफाई। यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर दीजिए। सो यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना है आपको। द थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन पी क्यू आर, तो यू नो द कॉलम, तो पहला तो पी क्यू आर का कॉलम बनेगा। फिर जैसा रिक्वायरमेंट है पी एंड आर का कॉलम बनेगा, फिर पी वी क्यू एंड आर का कॉलम बनेगा। दिस विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड के लिए यू विल मेक पी वी क्यू का कॉलम बनेगा, देन पी वी आर का कॉलम बनेगा, देन पी वी क्यू एंड पी वी आर का कॉलम बनेगा। दिस विल बी योर राइट हैंड साइड। सिंस देयर आर थ्री एलिमेंट्स, द थ्री स्टेटमेंट्स, हमारा कितना ट्रूथ वैल्यूज रहेगा टोटल, देयर विल बी 8 ट्रूथ वैल्यूज। दिस 2 रेज टू 3 8, तो 4t 4f p में आएगा, 2t 2f q में आएगा, 1t 1f r में आएगा। फाइंड आउट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। आई विल शो द सॉल्यूशन टू यू। दिस LH मतलब वेयर यू विल गेट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। जैसा मैंने बोला आपको, तो आपका LHS जो है, आप देखोगे LHS का वैल्यू यहाँ पर है t t t t t 5 times, then f is there for 3 times, then you do the RHS, सेम आएगा 5t और 3f। LHS is equivalent to RHS, equivalent, not equal, so equivalent to RHS. This is the final answer, hence proved. That is how you're supposed to finish that. Clear है, hence proved, done on that. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's move on to the next one, that is question number 3b का सेकंड में चले जाते हैं। Decide here, x is given as 4t upon 1 plus t square, y is given as 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square। ये हो गया parametric functions। Then show that dy by dx is minus 9x upon 4y। पैरामेट्रिक है, तो we find out dy by dt, then we find out dx by dt, then we find out dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। then जो भी आंसर आएगा उसको मॉडिफाई करके to get it to the form of minus 9x upon 4y, it will be 2 prove में आ जाएगा। Anyway, I'll show you the detailed solution here. You can see the solution so that it becomes easy for you to think। देख लीजिए, पहला हमने y का डेरिवेटिव कर दिया। कौन सा फॉर्म से करेंगे सर, u अपॉन v के फॉर्म अप्लाई करेंगे। If you apply u upon v, you know that v into derivative of ua minus u into derivative of v upon v square. So we have done the derivative. Yeah. So dy by dt देख लो, u upon v apply करने के बाद, तो you will have the final answer, dy by dt is equal to minus 60 into 2 upon 1 plus t square the whole square। तो final answer आ जाएगा dy by dt। then same way we'll find out dx by dt, उसके लिए x का फंक्शन हमने ले लिया है, तो same way u upon v, तो you apply u upon v, सारे स्टेप्स किए हुए हैं, तो आपको dx by dt का वैल्यू आ जाएगा 4 into 1 minus t square upon 1 plus t square the whole square। then as I said, we will
find out dy by dx by using the formula which we have, the connecting, that is dy by dt upon dx by dt of parametric functions. तो हमको आ जाएगा -3t, that is -3t upon 1 plus t square. तो हमने क्या किया, we have used the given question. So question में था x is equal to 4t upon 1 plus t square. तो हमने यहाँ पर t का वैल्यू ढूंढ लिया. क्या आया t का वैल्यू देख लो. t का वैल्यू आ गया 1 plus t square x into 1 plus t square upon 4, जो हमने यहाँ पर डाल दिया t के जगह पे. ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू ढूंढ लिया. कौन सा इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से. तो 1 माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू आया y इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3, जो हमने नीचे सब्स्टिट्यूट किया है. सॉल्व कर दो कैंसिल करके, तो आपको आ जाएगा -9x अपॉन 4y. देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज. whatever way is comfortable, that's not an objection from the board. तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, hence proved is the correct answer. Clear on it? चलो आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट वन से, वी हैव सी पार्ट, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. तो स्टेप्स वहाँ ही लिख देता हूँ मैं, 4 मार्क वाला है. डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट इज मैक्सिमम. 84 है, so 2 parts है, one will be x, the other will be 84 minus x. ठीक है, हम देख लेते हैं ये लोग ने क्या किया है. let one part be x and the other part be 84 minus x, जो हमने बोला. then f of x will be product of what, square of one part and the other one. so हमने, हमारे पास चॉइस है, मैं किसका स्क्वायर करूं, x का स्क्वायर करूं या 84 minus x. तो better is we take the square of simpler one, that is x square. So x square into 84 minus x, then open the bracket, 84 x square minus 3x square. then they have done the derivative करने के बाद ये आंसर आया. then इसको equate to 0 कर दिया, तो आपको ऐसा आएगा 3x into 56. तो obviously 3x will be 0 और 56 minus x is 0, तो x will be 0 और x is 56. then they have done the double derivative, वो तो डायरेक्ट दिया है 168 माइनस 6x. तो यहाँ पर हमने सबसे पहला x का वैल्यू डाल देना है. 168 आया, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फंक्शन मिनिमा है. और अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए सर. तो x इज 56 डालेंगे तो -168 आया. तो f डबल डैश 56 इज -168 विच इज लेस देन 0, तो इट विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 56. So if it is maximum at x is equal to 56, the two numbers will be x, which is 56, the other is 84 minus x, that is 84 minus 56, which is equal to 28. सर दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी एक्टिविटी बेस्ड है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0. सेपरेटिंग द वेरिएबल, मतलब हमने अलग अलग करना है. मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर रिमूविंग फ्रॉम दिस, दे हैव रिमूव्ड एक्स स्क्वायर कॉमन, फ्रॉम दिस दे हैव रिमूव्ड वाई स्क्वायर कॉमन, एंड व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन आउट कॉमन. उसके बाद कैसे फॉर्म में दिया, देखो सिर्फ ये ब्रैकेट में वाई स्क्वायर है और ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, तो लोग ने क्या कर दिया रहेगा, दे वुड हैव रिमूव्ड दिस एक्स स्क्वायर एंड रिमूव्ड दिस वाई स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट से एक्स स्क्वायर, सेकंड पार्ट से वाई स्क्वायर. मतलब हाउ द रिमूविंग दे हैव डन, they would have divided the whole equation by x square y square. तो पहला पार्ट में y square आएगा डिनोमिनेटर में, सेकेंड पार्ट में x square आएगा डिनोमिनेटर में. सेपरेट कर दो दोनों को, मतलब 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x अपॉन एक्स स्क्वायर आप कर दीजिए. then once that is done, then they have done it as separating them, मतलब separating in the sense it will become 1 upon y square is y raised to minus 2 dy minus 1 upon dy plus x raised to minus 2 dx plus 1 upon x dx. इंटीग्रेटिंग कर दिया तो y raised to minus 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, y raised to minus 1 upon minus 1, 1 upon y का इंटीग्रेशन आ जाएगा log y,
x raised to minus 2 same x raised to minus 1 upon minus 1 and 1 upon log x का इंटीग्रेशन log x. फिर तो सिंपल है, जो नेगेटिव टर्म है वहां शिफ्ट कर दिया. we'll have log x minus log y is 1 upon x plus 1 upon y plus c. LCM कर दिया हमने, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. क्लियर? तो आगे अभी चलते हैं पार्ट 2. सेकेंड पार्ट में comparatively should be easier and faster. An agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price. मतलब ये बोल रहा है मैं माल बेच के भी दूंगा और पैसा वसूल करके भी दूंगा. तो ये नॉर्मल एजेंट नहीं है, स्पेशल एजेंट है. आपका पैसा वसूल कर रहा है, मतलब इज एंश्योरिंग बैड डेब्ट्स नहीं है. बैड डेब्ट्स नहीं है ऐसा कोई एजेंट एंश्योर कर रहा है, तो ही इज कॉल्ड एज अ डेल क्रेड एजेंट. आगे बढ़ते हैं. In an ordinary annuity, the payments or receipt is occurring at the ordinary बोला है, so this becomes a case of end of each of the period. It is a immediate annuity वाला नाम है, तो immediate annuity or we call it as ordinary annuity. It is at the end of each period. Moving averages are useful in identifying what we have the methods only for trend component. बाकी तो आपका सिलेबस में है भी नहीं. सीजनल, इरेगुलर, साइक्लिकल ढूंढने का तरीका आपके सिलेबस में है भी नहीं. तो ऑब्वियसली ट्रेंड कंपोनेंट, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी. देन P01 L इज नथिंग बट लास्पायर. P01 P मतलब ये पाशे का है, और बोला है D-B मतलब डॉर्बिश बाउली. फॉर्मूला इज L plus P divided by 2. 90 plus 40 divided by 2, 130 divided by 2, which is equal to 65. आगे बढ़ते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू असाइन. वेरी ऑब्वियसली असाइनमेंट प्रॉब्लम का पर्पस क्या है? भाई असाइन करना है जॉब्स. किसको असाइन करना है? जो भी पर्सन है, मशीन है, उनको असाइन करना है. और क्या करना है? कम से कम खर्चा में करना है. दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2, पर्सन को असाइन करना है एंड मिनिमम कॉस्ट में करना है. ये इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में. द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स obtained when a two fair dice are rolled. Two fair dice are rolled, तो 36 possibility है. But we know that when one die is rolled, x मालूम है, p of x मालूम है, 1/6 हर एक में आता है, तो इसका e of x भी हमको मालूम है. That comes to I think 3.5 आता है उसका आंसर. तो that is for one die. हमको 2 die का करना है, multiply by 2 कर दो, 7 आ जाएगा. Clear? That is average for one die is 3.5 ना. That वो था ना अपना फॉर्मूला 1/6 कॉमन, 1 + 2 + 3 डॉट 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 6. वो n इंटू n + 1 का केस आ गया. इधर मैंने लिखा है 1/6 इंटू 21 आ जाएगा, दैट इज 3.5. 2 डाई के लिए हो जाएगा 7. आगे बढ़ते हैं. सर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है. क्या बोला है यहाँ पर? byx plus bxy is equal to 1.3. r is 0.75. The given data is inconsistent. Inconsistent मतलब they are saying this is not right. तो क्या कंडीशन है बेटा? ये कंडीशन हमारा है mod of bxy plus byx by 2 should be greater than or equal to r. और हमारा केस देख लो, bxy plus byx by 2 करेंगे 0.65 हो गया, ये 0.65 हो जाएगा. और हमारा जो r है 0.75 है. Obviously 0.65 is not greater than 0.75. Is the data consistent? No sir, it is inconsistent, and they are saying it is inconsistent. So answer is true. Next पढ़ते हैं. Cyclical variation can occur several times in a year. No, cyclical variation का example क्या था? It was depression, the prosperity, depression, prosperity. That is a cycle, and this happens over many years. It doesn't happen within a year. Next, आगे बढ़ते हैं हम. The cost of living index number is used in calculating the purchasing power. Yes, it can be used, because अगर आपका इंडेक्स नंबर का प्राइस इंडेक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल आर डिक्रीजिंग. अगर प्राइस इंडेक्स का वैल्यू कम होता है, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल आर more. So obviously it is used in that. That is one of the uses of index numbers. Next, the amount paid to the holder of the bill after deducting the banker discount. ये फॉर्मूला है अपना, कैश वैल्यू इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट, और ये अपना फेस वैल्यू माइनस द बैंकर डिस्काउंट.
तो फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट इज कैश वैल्यू, दैट इज अ फॉर्मूला, इसको ये लोग ने पूछा है यहाँ पर. द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड इक्वेशन, ग्राफिकल कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा ग्राफ में डाल दीजिए, आपका कैलकुलेशन बच गया वहां पर. द क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय, वेटेड है तो ऑब्वियसली W आ जाएगा पिक्चर में, सो इट विल बी क्वांटिटी है तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ Q1 Q0, तो आपको मालूम है इट इज ऑलवेज Q1 अपॉन Q0 या P1 अपॉन P0, बाजू में वेट लिख देना है, दैट इज आंसर हियर. देन आगे बढ़ते हैं. कंप्यूट द अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, अप्रोप्रिएट इक्वेशन बोला है, तब दे आर नॉट सेइंग व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन, तो हमने कैसा कर देना है, x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल. हिंट दिया हुआ है x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, मतलब इक्वेशन विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस bx. y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, दैट इज कॉल्ड एज y डिपेंडेंट ऑन x. तो अपना रिग्रेशन इक्वेशन कैसा रहता है, y ऑन है, मतलब y डिपेंडेंट ऑन x, दैट इज y ऑन x विच इज y माइनस y बार इज इक्वल टू byx इंटू x माइनस x बार. इसके लिए आपको कॉलम क्या क्या बनाना पड़ेगा सर, x बनाएंगे, y बनाएंगे, xy बनाएंगे, एंड आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपका byx जो है विल बी कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन सिग्मा x द होल स्क्वायर, एंड x बार इज नथिंग बट समेशन x अपॉन n, y बार इज नथिंग बट समेशन y अपॉन n. तो ये हम मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ यहाँ पर टोटल के साथ. लेट अस चेक क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो रीजन के साथ लिखा है हमने, तो समेशन x का वैल्यू आता है 15, समेशन y कम्स टू 45, xy इज 155, समेशन x स्क्वायर इज 55. देन वी हैव फाउंड आउट, देन वी, इसके बाद हमने क्या ढूंढ लिया, वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x बार, x बार का वैल्यू ढूंढ लिया 3 आ रहा है, y बार का वैल्यू आ रहा है 9. देन वी फाउंड आउट कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y, समेशन xy अपॉन n माइनस x बार y बार, तो कोवेरियंस कम्स टू 4. Then sigma x square is summation x square upon n minus x bar the whole square, which will come to 2, and byx will be equal to covariance of x comma y upon sigma x the whole square, which is equal to 2. Then we'll have put it in the equation, y minus y bar is equal to byx into x minus x bar, तो आपका equation आ जाएगा y is equal to 2x plus 3. I hope you are clear on it. आगे बढ़ते हैं, let's move on to the next one. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सेड हियर, तो क्या बोला है देखो, एलपीपी का क्वेश्चन है. दे आर सेइंग द कंपनी मेक्स अ कंक्रीट ब्रिक मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड. सो ब्रिक बनाना है, सीमेंट एंड सैंड चाहिए, एंड फॉर्मुलेट द एलपीपी टू फॉर द कॉस्ट टू मिनिमम. तो मिनिमाइज का क्वेश्चन है, और क्या बोला है, the weight of concrete block has to be at least 5 kgs full stop. The cement cost rupees 20 per kg, sand cost rupees 6 per kg. तो सीमेंट का कॉस्ट दे दिया है, सैंड का कॉस्ट दे दिया है मतलब हम मार्केट से क्या खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे और सैंड खरीदेंगे. तो लेट द नंबर ऑफ kg ऑफ सीमेंट परचेज्ड बी x एंड नंबर ऑफ kg ऑफ सैंड परचेज बी y. तो हमारा जो z मिनिमाइज का जो z फंक्शन बन जाएगा वो बनेगा 20x प्लस 6y. क्लियर. अच्छा, अभी कंडीशंस में क्या क्या है, द सैंड कंसिडरेशन, द स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट दैट द कॉन्क्रीट ब्रिक शुड नॉट कंटेन, should contain minimum 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand. अच्छा, ये कंडीशंस में आ गया. सबसे पहला क्या बोला है, ऊपर ये कंडीशन दिया हुआ है, द वेट ऑफ द कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी एटलीस्ट 5 kgs. मतलब बनता कैसा है ब्रिक, सीमेंट और सैंड से, ये दोनों मिला के 5 kg कम से कम होना चाहिए, मिनिमम. मिनिमम मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. सैंड प्लस सीमेंटी ब्रिक है, दोनों का वजन 5 किलो से कम ज्यादा होना चाहिए. फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पे बोला है, ब्रिक का स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए, तो आपका जो सीमेंट है वो कम से कम सीमेंट 4 किलो होना चाहिए. सीमेंट कम से कम 4 किलो होना चाहिए, मतलब मेरा x जो है
हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब सीमेंट कैन नॉट बी लेस देन 4 kg, नहीं तो मजबूती चली जाएगी। एंड यहाँ पर क्या बोला है, सैंड, सैंड के लिए क्या बोला है, नॉट मोर देन 2 kgs। तो नॉट मोर देन 2 kg मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 किलो होना चाहिए, मेरा y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। ये कंडीशन 1 हो गया, कंडीशन 2 हो गया, 3 हो गया। फोर्थ कंडीशन विल बी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज x इज ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला ये लोग ने, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 कॉइन टॉस कर दिया है, सक्सेस इज नथिंग बट गेटिंग अ हेड, तो हमने सैंपल सेट बना देना है। कितना सैंपल सेट का पॉसिबिलिटी आएगा, 8 पॉसिबिलिटी आएगा। एंड तुम्हारा सक्सेस जो है नंबर ऑफ हेड्स है, क्या क्या होगा सर, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हेड होगा मैक्सिमम, सबका प्रोबेबिलिटी ढूंढ लो। 0 हेड एक ही बार होता है, कहाँ पर होता है, जहाँ पर टी टी टी, तो 1/8 हो गया। 1 हेड का होगा 3 पॉसिबिलिटीज, 2 हेड्स का होगा 3/8 पॉसिबिलिटीज, एंड 3 टेल्स का 3 heads का होगा 1/8 possibility. Then you find out mean. Mean is nothing but n into p. Your n is nothing but how many coins have you tossed? 3 coins you have tossed, and your probability which is given to us is equal to number of heads. The chances of getting head is half. That way also you can do, or you can do e of x is equal to summation pi xi. This is your xi, this is your pi. आप कर दीजिए पी आई एक्स आई, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर ऑन इट? सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं हम। अटेम्प्ट यहाँ पर बोला हुआ है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ईयर इज गिवन, दिस इज योर एक्स, इंडेक्स इज गिवन, दैट इज वाई, कॉलम क्या क्या बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू विल मेक 4 ईयरली मूविंग टोटल, then you will make 4 yearly moving average, then the 2 unit total, then you will have 4 yearly moving, that is centered moving average, centered moving average। कर दो, आंसर आ जाएगा। I'll show you the solution here so that you can check the solution from here। डिटेल लिखा है हमने, LPP का देख लो, कंडीशन, then tossing the coin, मीन वैल्यू, आंसर आ गया। देन आपका 4 ईयरली मूविंग सेंटेड एवरेज, कॉलम बना दिया हमने, टोटल एवरेज 2 यूनिट मूविंग टोटल, 4 ईयरली सेंटेड मूविंग एवरेज, आपका लास्ट कॉलम आ गया ट्रेंड वैल्यूज। दिस इज अ फाइनल आंसर। क्लियर ऑन इट? तो दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B। What is the 5B का सेकंड में चलते हैं। What is given here? They are saying find the sequence that minimizes the total lapse time to complete the following jobs in order A B, मतलब first machine A then B, the total lapse time and the idle time for each machine. We know this very well. We'll make the optimum sequence. मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 7 jobs, 1 3 4 5 6, एंड कैसे करते हैं हम, वी सी द लीस्ट टाइम, एंड यहाँ पर आप देखोगे द लीस्ट टाइम इज नथिंग बट 5 फॉर जॉब नंबर 7 फॉर द फर्स्ट मशीन, तो जॉब नंबर 7 यहाँ आ जाएगा, एंड 5 फॉर जॉब नंबर 6 और सेकेंड मशीन के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों हो गया डिस्क्वालीफाई। अगले में चलते हैं, देन वी विल हैव नेक्स्ट वन, दैट इज 7 है यहाँ पर मशीन 1 के लिए, ये दोनों तो क्रॉस हो गया। 7 किसका है, फर्स्ट मशीन का है, तो ऑब्वियसली जॉब नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट लीस्ट टाइम, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लीस्ट टाइम इफ यू सी 10 है, सो दिस इज फॉर machine 1 as well as machine 2. We can write the first part or the second part, you have a choice. This is done. Then we have 14 for machine 2, machine 3 and machine 5. तो machine 5 जो है फर्स्ट मशीन का है, तो 5 तो यहाँ आ जाएगा। फिर ये दोनों तो 2 and 3 सेकेंड मशीन का है, तो पीछे लिख देंगे, चलेगा। क्लियर ऑन इट? तो ये बन गया आपका ऑप्टिमम सीक्वेंस। मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ।
यहाँ पर check the solution from here. This is a pattern. ने कॉलम बना दिया, जॉब्स, मशीनें इन आउट, मशीन बी इन आउट, टोटल लैप्स टाइम, देन आइडल टाइम ऑफ ए, आइडल टाइम ऑफ बी. चलो अगले में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5B का नेक्स्ट पार्ट, 5B का 3. What is said here? 5 cards are drawn successively with replacement, and from a well shuffled pack of 52 cards find the probability that 5 cards are drawn, n is equal to 5. बाइनोमियल का प्रॉब्लम है. सक्सेस क्या है? आपको स्पेड कार्ड्स चाहिए. यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल 5 cards are spade, 3 is spade. So probability of success is getting one spade card. So one spade card will be 13C1 upon 52C1, 13 by 52, which is equal to 1 by 4. The Q will be 1 minus 1 by 4, which is equal to 3 by 4, and your n is 5. And आपका बाइनोमियल का फॉर्मूला में डाल दीजिए. That is P of x is equal to x NCx into P raised to x into Q raised to n minus x, Q raised to n minus x, that is 3 by 4 raised to 5 minus x. Equation 1. पहला केस के लिए क्या डाल देना है? 5 आर स्पेड्स, तो n इज इक्वल टू 5 डाल दो. सेकंड के लिए क्या डालना है? 3 स्पेड कार्ड्स, तो n इज इक्वल टू 3 डाल, x इज इक्वल टू 3 डाल देना है. क्लियर ऑन इट? इसका वैल्यू 3 हो जाएगा. यू कैन चेक द सॉल्यूशन. सो 3 by 4 5, इक्वेशन बना दिया हमने. इसका वैल्यू 5 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 by 1024. एंड देन so next part is only 3 spades are there. So only 3 spades मतलब x का वैल्यू हो गया 3. कर दो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में, तो आपको अपना x प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 45 by 512. क्लियर है इधर तक? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं. क्या बोला है यहाँ पर देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में आ जाइए. यहाँ पर बोला हुआ है a house is valued at 8 lakhs, मतलब this is a property value. तो insured at 75% of its value, तो insured value हो जाएगा 75 upon 100 into 6 lakhs, sorry 8 lakhs, which will be equal to 75 upon 100 into 8 lakh, which is equal to 6 lakhs. The rate of premium is 0.8. Find the premium to be paid by the owner. Obviously premium to be paid by the owner will be 0.8 upon 100 into 6 lakhs पे प्रीमियम भरेगा. And then they are saying if the agent's commission is 9%, find the agent's commission. तो एजेंट का कमीशन जो है will be 9% of the premium. जो भी प्रीमियम आया उसका 9% कर दो, आपको आंसर आ जाएगा. Clear on it? So that is the next one. आगे बढ़ते हैं. I'll show you the solution of this. Easy one, should not be difficult. 8 lakhs, 6 lakhs, 480. So 43.2 is the commission of the agent. आगे बढ़ते हैं हम. Next question में चलते हैं. What is said? Solve the LPP by graphical method. Maximize 4x plus 6y. Equation is given to us, and this will name it as equation AB. This as equation CD. Normal simple question है. I'll show you the solution of it. यहाँ से solution हम देख लेते हैं. ऐसा हमने टेबल बनाया. टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. टेबल आप सही तरीके से बना दो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. या मैंने लिख दिया यहाँ पर represented by line A, B and C, D. हमारा कॉलम क्या बना? लाइन का नाम, इक्वेशन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, साइन जो है उसके हिसाब से रीजन बनेगा. लेस देन रहेगा तो ओरिजिन साइड, एंड ग्रेटर देन रहेगा तो नॉन ओरिजिन साइड. हमने इसको ग्राफ में डाल दिया, शेडिंग कर दिया, एंड दिस यू कैन सी ए डी बी इज द फिजिबल रीजन. कॉर्नर पॉइंट जो है उसका, उसमें z का वैल्यू ढूंढा, 36 आ रहा है. तो कहाँ पर आ रहा है? 06 में 36 आ रहा है. सो दैट इज योर LPP का क्वेश्चन. क्लियर ऑन इट? नेक्स्ट में चले जाते हैं. अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखो. द डिफेक्ट्स
The defects on the plywood sheet occur at random with an average of one defect per 50 square feet. One defect per 50 square feet. So average defect is 1 per 50 square feet. So m is equal to 1 हो गया. And they are saying find the probability that such a sheet, no defective, x is 0, at least one defective greater than or equal to 1. ये हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. नीचे हिंट भी दिया हुआ है e रेस टू -1 का. हमारा फॉर्मूला मालूम है e रेस टू e ऑफ x इज इक्वल टू x इज e रेस टू -m into m रेस टू x upon x factorial. This will be 0.3678 into 1 रेस टू x upon x factorial. इसमें सबसे पहला x का वैल्यू 0 डाल दो. जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा एटलीस्ट 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? p of x is greater than or equal to 0 will be 1 minus probability of x is 0, जो आपको फर्स्ट पार्ट से आएगा. that will give you the answer. करेक्ट? तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं. यहाँ पर what is the answer exactly you are getting here for the Poisson distribution? देख लो. पॉइजन का फॉर्मूला है, फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 0.3678 एंड 1 माइनस कर देंगे 0.6322. दैट इज आंसर. क्लियर? अगला क्वेश्चन में चले जाते हैं. What is the next one we discuss about? This is from regression equation. The equations of the two regression lines are 10x minus 4y is 80, 10y minus 9x is equal to minus 40. फाइंड x बार y बार. क्या करना पड़ेगा आपको? साइमल्टेनियस सॉल्व कर दीजिए. साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा. जो भी x और y मिला वो आपका x बार y बार मिलेगा. क्यों इसको x बार y बार बोलेंगे? सिंस द टू रिग्रेशन इक्वेशन इंटरसेक्ट एट x बार कॉमा y बार. ये रीजन अगर आप नहीं लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा. फिर क्या कर देना है? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. ध्यान रखिए यहाँ पर बोला नहीं है कौन सा इक्वेशन x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें से स्लोप ढूंढ लो जिसको हम बोलेंगे m1, और दूसरे में से स्लोप ढूंढ लो m2, उसका मॉड वैल्यू ढूंढ लो. हाउ डू यू गेट स्लोप? -a अपॉन b. स्लोप ढूंढ लो, कंपेयर करो मॉड वैल्यू. जो भी छोटा स्लोप है, स्मॉलर स्लोप विल बी इक्वल टू byx and bxy will be reciprocal of the bigger slope. The bigger slope का reciprocal होगा. And how do you get r? That will be plus or minus root of bxy into byx कर दो तो आपको r का वैल्यू मिल जाएगा. तो आप एग्जैक्ट देख लीजिए आपको क्या आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर. I'll show you the values of x bar y bar जो आना चाहिए आपको एग्जाम में. तो x बार x का y का वैल्यू आया 5, x का वैल्यू आया 10. तो x बार y बार इज इक्वल टू x बार इज 10, y बार इज 10. मेनली जो मैंने बोला रीजन लिखिए, दैट्स इंपॉर्टेंट. स्लोप ढूंढ लेना है. मॉड m1 2.5 है, मॉड ऑफ m2 0.9 है, स्मॉलर इज m2, so byx will be m2, bxy will be reciprocal of the larger, so 4 by 10. r is root of plus or minus root of bxy into byx. आप r का वैल्यू निकाल दो, 0.6 आ गया. फिर ये लोग ने वेरिएंस ऑफ y दिया है, वेरिएंस ऑफ x चाहिए. वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y द होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x द होल स्क्वायर चाहिए. तो सिग्मा y 6, फॉर्मूला ऑफ byx यूज कर लो और byx कर लो. दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सिग्मा x 4 आएगा, आपको सिग्मा x स्क्वायर ढूंढना है, नॉट सिग्मा x, तो 16 आ जाएगा. क्लियर ऑन इट? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. What is said here? They are saying the cost of living index is given as 150. मतलब CLI दिया हुआ है 150, I दिया हुआ है, X दिया हुआ है. क्लियर कट फॉर्मूला होगा CLI का समेशन IW अपॉन समेशन W. मतलब आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा IW एंड AW. अब इसमें से एक मिसिंग है X, जिसका वैल्यू ढूंढना है आपको. फॉर्मूला में डाल दीजिए. CLI तो ऑलरेडी मालूम है 150, अब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. I'll tell you what is the answer you're getting for that when you put the columns I, W and IW. देख लो. तो W का टोटल तो समेशन W is 18 plus X. This is 3600 plus 100X. एंड आप सॉल्व करोगे
तो आपको x का वैल्यू आ गया 18. दैट finishes the weights of HR. That's house rent. ठीक है. Now we move on to the next question. ये जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. दैट इज एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है. देख लो ध्यान से क्या बोला है यहाँ पर. सम क्या दिया हुआ है. द बिल ऑफ 18,000. दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ बिल डिस्काउंटेड फॉर 17,568. तो कैश वैल्यू मालूम है. at a bank on 25th October 2017, that is a date of discounting मालूम है. If the interest rate is 12%, that is R. What is the legal due date? That is a question mark. Activity है जैसा वो लोग ने दिया है वैसे ही हम करेंगे. SD cash value R. Banker discount कैसे आएगा? SD minus CV, which we call it as face value minus cash value. ये लोग ने नाम चेंज कर दिया है. तो अब 18,000 minus 17,568 कर दीजिए तो 432 आ गया. देन BD का फॉर्मूला में डाल दो. अब सॉल्व कर दो. आपको n का वैल्यू मिलेगा. n is 1/5 year which is equal to 73 days. तो 73 days कहाँ से लेके कहाँ तक होगा सर? 73 days will be from the date of discounting से लेके लीगल ड्यू डेट तक 73 होगा. ये तो हमको मालूम है 25 अक्टूबर 2017 है. ऑब्वियसली यहाँ से काउंट करते जाइए. 25 डेज हो गया अक्टूबर में. 6 दिन अक्टूबर का बाकी है. नवंबर 30, दिसंबर 31, बाकी बचेगा 6 दिन. बिकॉज यहाँ तक का टोटल कम्स टू 67 प्लस 6 डेज कर दो. जनवरी का 73 हो गया तो 6th January will become the legal due date. Moving on to the next activity based question. Solve the following assignment problem for minimization. Number of rows जो है 5 है. Number of columns भी 5 है. Balanced है. Subtract the smallest element from each of each row from every element of that row. ये तो लोग ने कर दिया है. बढ़िया है. Step 2 है subtract each element of a column by least element of that column. ये भी कर दिया है. बढ़िया है. फिर ये लोग ने क्या किया है. ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. कितना लाइन ड्रॉ कर दिया है? 1 2 3. वो भी हमको करके दे दिया है. और इधर 4 लाइन है टोटल. तो इफ यू सी हियर हमारा रोज है 5 एंड नंबर ऑफ लाइंस है 4. तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल. तो मिनिमम नहीं हुआ है. ये ऑप्टिमम नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू हियर, क्या करते हैं? जो वॉट एवर इज द अनकवर्ड एलिमेंट, यहाँ पर लिखा भी है स्टेप आपके लिए क्वेश्चन में. स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इज 1 विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट एंड एडेड टू द एलिमेंट विच इज एट द इंटरसेक्शन. अभी इफ यू सी हियर, ये लोग ने जहाँ बॉक्स डाला है, इधर एक बॉक्स डाला है, इधर एक बॉक्स डाला है. ये जो बॉक्स डाला है वो क्या है? दैट इज अ अनकवर्ड एलिमेंट है. सो ऑब्वियसली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 2 - 1 1 हो जाएगा. और ये जो है जिधर बॉक्स डाला है दूसरा वाला, वो कैसा है? दैट इज अ कवर्ड एलिमेंट. तो ऑब्वियसली इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम. चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. तो इसलिए मैंने सेम रखा है. फिर बोला है ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. तो अभी कितना लाइन ड्रॉ किया है देखो. यहाँ पर आ गया 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4. वापस से पूरा नहीं हो रहा है. तो ऑब्वियसली वापस हम सेम चीज करना पड़ेगा. अनकवर्ड में देखना पड़ेगा भाई, अनकवर्ड का लीस्ट क्या है. ये लोग ने करके ही दिया रहेगा. दिया है देखो, अनकवर्ड इज 1. बाकी अनकवर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटरसेक्शन में ऐड कर दो. तो आप जरा ध्यान देखिए यहाँ पर कौन है. अपना बॉक्स में देखो, ये 3 है. 3 जो है यहाँ पर देखो ऊपर 3 कहाँ है? अनकवर्ड में. तो ऑब्वियसली इट विल रिमेन द सॉरी इट विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 1. सो 3 - 1 हो जाएगा. 3 - 1, सो 3 - 1 हो जाएगा 2. यहाँ पर 3 ना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 बिकॉज दैट इज एन अनकवर्ड एलिमेंट. वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. दूसरा बॉक्स कहाँ पर है देखो. द नेक्स्ट बॉक्स इज हियर एंड दिस इज हियर थर्ड एलिमेंट. एंड ये क्या है? दिस इज अ 1 विच इज अगेन अनकवर्ड. तो अनकवर्ड रहेगा तो उसको भी हम माइनस कर देंगे 1 से. तो 1 बाकी रहेगा. तो नाउ अगेन दे विल ड्रॉ द लाइन्स. तो अभी लाइन ड्रॉ कर दिया. 1 2 3 4 5 लाइन्स आ गया, इक्वल हो गया. असाइनमेंट कर दो. वेयर डू यू स्टार्ट द असाइनमेंट फ्रॉम? द जीरोस. फर्स्ट रो हमने देखा यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर ऑलरेडी बोला है 1 को 1 के साथ असाइन कर दो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा
मैं 3 में करूँ कि 4 में करूँ, वो लोग बोलता है 1 में कर दो, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड रो में बोला है 4 का कर दो, तो बाकी का करस्पॉन्डिंग जीरोस को कैंसिल कर दो। तो 3 में फिर आपके पास एक ही चॉइस बचना चाहिए। Only one choice you should be left out with. That is the third part. And next one after that will be fourth row. फोर्थ रो में आपके पास फिर से एक ही चॉइस बचा हुआ रहेगा। फिफ्थ में एक ही चॉइस बचा है, टोटल कर दो, आ गया। क्लियर ऑन इट? दैट इज अ मिनिमम वैल्यू। क्लियर? आई होप इट हेल्प्स एंड work properly. Thank you. All the best for your further education. God